हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम कुछ सवालों का जवाब ढूंढेंगे जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला सवाल, भू राजस्व से संबंधित नीतियों की आवश्यकता अंग्रेजों को भारत में क्यों हुई। दूसरा, भू राजस्व से संबंधित ये ब्रिटिशर्स की नीतियाँ क्या थी, यानी कौन कौन सी नीतियाँ उनके द्वारा भारत में अपनाई गई। तीसरा, इन ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्थाओं में समय समय पर परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों हुई। ये हम सभी जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने अनेक भू राजस्व व्यवस्थाओं को अपनाया और जब भी उनमें किसी चीज़ की कमी महसूस हुई या कोई कमी नज़र आई तो उनमें परिवर्तन किया गया। चौथा सवाल, इन ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्थाओं का या उनकी इन नीतियों का भू राजस्व से जुड़े हुए भारतीय वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ा। भू राजस्व से संबंधित वर्गों में सबसे पहला किसान, जो सीधे ज़मीन से जुड़े हुए हैं अपनी आय के लिए। दूसरा, जमींदार वर्ग, जो परंपरागत रूप से भू राजस्व का संकलन करने का काम करता था। तीसरा वर्ग जो इनडायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है वह है साहूकार वर्ग, जब किसानों को आय पर्याप्त मात्रा में न होने पर साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था अपना लगान या भू राजस्व चुकाने के लिए। तो ये भी एक वर्ग है जो इनडायरेक्टली इन व्यवस्थाओं से प्रभावित हुआ। तो इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से पूर्व की स्थिति क्या थी। इस वीडियो में हम मुख्यतः 3 भू राजस्व नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला, स्थायी बंदोबस्त, जिसे इस्तमरारी या जमींदारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। बंदोबस्त से तात्पर्य भू राजस्व को कलेक्ट या इकट्ठा करने की जो नीतियां हैं, व्यवस्था है, उसे ही बंदोबस्त कहा जाता है। दूसरा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और तीसरा, महालवाड़ी बंदोबस्त। इन तीनों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा अपना राजनीतिक पदार्पण या राजनीतिक शुरुआत बंगाल में की गई थी, क्योंकि सबसे पहले 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। ये 1765 की इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध का परिणाम थी। आप सभी को पता है कि बक्सर का युद्ध 1764 में, अक्टूबर 1764 में बंगाल के नवाब या भूतपूर्व नवाब कह सकते हैं, क्योंकि उस समय तक बंगाल के नवाब के पद से मीर कासिम को हटा दिया गया था। तो बंगाल के भूतपूर्व नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और उस समय के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एक पक्ष में थे और इनके विरोधी पक्ष में अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी थे। इन दोनों के मध्य जो संघर्ष हुआ उसमें अंग्रेजों की जीत हुई और बाकी के जो 3 लोग थे इनकी सेनाओं की पराजय हुई। इसी बक्सर के युद्ध के पश्चात जो संधियां अंग्रेजों के द्वारा की गई अवध के नवाब के द्वारा, वो इलाहाबाद की संधि कही जाती है और दूसरी इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट के साथ की गई। तो इस प्रकार कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से प्राप्त हुई। इससे पूर्व तक कंपनी भारत में व्यापारिक कार्यों में ही मुख्य रूप से लगी हुई थी। ये पहली बार था जब वैधानिक रूप से या कानूनी रूप से कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। दीवानी अधिकार का तात्पर्य है भूमि से या राजस्व से जुड़े हुए अधिकार, जिसमें राजस्व की वसूली का अधिकार प्राप्त हुआ, साथ ही में दीवानी न्याय कार्य भी उन्हें प्राप्त हुआ। दीवानी न्याय और फौजदारी न्याय, न्याय की 2 व्यवस्थाएं हैं या 2 प्रकार हैं। और दीवानी न्याय में जो सिविल लॉ भी कहे जा सकते हैं, तो सिविल लॉ या दीवानी न्याय के अंदर जमीन से जुड़े, उत्तराधिकार से जुड़े, विवाह या परिवार से जुड़े
ये सभी मामले आते हैं जो क्रिमिनल केसेस नहीं होते। तो कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। कंपनी के द्वारा प्रारंभ में वही व्यवस्था जारी रखी गई जो कि परंपरागत रूप से बंगाल में जारी थी। भू राजस्व की वसूली का काम भी भारतीय नायब दीवानों को ही सौंपा गया। इनके अंदर मेहताब राय और मोहम्मद रजा ये दीवानी नायब दीवान बनाए गए बंगाल और बिहार के। कंपनी ने अभी भारतीयों को मुख्यतः जिम्मेदारी इसलिए सौंपी क्योंकि कंपनी अभी आरंभिक अवस्था में थी और उसके पास इतना प्रशासनिक अमला या प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी नहीं थे कि वो सारा दीवानी बंदोबस्त का काम स्वयं संभाल सकें। वॉरेन हेस्टिंग्स तत्कालीन गवर्नर जनरल जो थे उनके द्वारा जिलों में कलेक्टर पद सृजित किया गया और इन कलेक्टरों को राजस्व की वसूली और दीवानी न्याय कार्य दिया गया उनके द्वारा। इन्हीं वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा राजस्व मंडल की स्थापना की गई। इसे ही रेवेन्यू बोर्ड भी कहा जाता है। और ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आता है कि भारत में सर्वप्रथम रेवेन्यू बोर्ड या राजस्व मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? द आंसर विल बी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो बंदोबस्त या फिर भू राजस्व की वसूली जो है उसे नीलामी, उसका अधिकार नीलाम किया गया और जो सर्वोच्च बोली लगाने वाला व्यक्ति था उसे ये अधिकार प्रदान कर दिया गया। ये व्यवस्था पहले 5 वर्ष के लिए अपनाई गई, यानी एक बार जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई किसी जमींदारी के लिए वो अगले 5 वर्ष तक उस जमींदारी से निश्चित राशि वसूलेगा। जितने की नीलामी उसने लगाई है उतनी राशि वो सरकार को देगा। इसके बाद में इस व्यवस्था को 1 वर्षीय कर दिया गया, यानी अब सिर्फ 1 वर्ष के लिए ये भू राजस्व वसूली के अधिकार नीलामी सबसे ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को प्रदान किए गए। तो इसे ठेकेदारी प्रणाली कहा जाता है, जो 1 वर्ष का ठेका या 5 वर्ष का ठेका भू राजस्व की वसूली का उनको प्रदान किया गया। तो ये कुछ आरंभिक व्यवस्थाएं थी जो ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों ने भारत में की। इसके बाद में आता है जो पहला व्यवस्थित बंदोबस्त या भू राजस्व व्यवस्था अपनाई गई वो थी स्थायी बंदोबस्त। ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसे जमींदारी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। ये व्यवस्था भारत में गवर्नर जनरल, भारत में नहीं कह करके बंगाल में गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। कॉर्नवालिस को जब भारत का गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया तो उन्हें जो कंपनी का संचालक मंडल था या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसे कहते हैं उसके द्वारा ये निर्देश दिया गया था कि जमींदारों के साथ में किसी प्रकार का समझौता उनके द्वारा किया जाए और वो भी उदार शर्तों के आधार पर, ताकि भारत में जो नई नई कंपनी है जो कि राजनीतिक क्षेत्र में नई अभी उतरी है तो उसके पास एक समर्थक वर्ग उभर करके तैयार हो जमींदारों का। तो इसीलिए उन्होंने जमींदारों के साथ में एक राजनीतिक संबंध बनाने के लिए ये व्यवस्था लागू की और ये इसीलिए बंदोबस्त जमींदारों के साथ में कंपनी के द्वारा किया गया। इस व्यवस्था का जो प्रारूप तैयार किया गया, मॉडल क्रिएट किया गया, उसमें सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट इन दोनों अधिकारियों का सहयोग भी कॉर्नवालिस को प्राप्त हुआ। 1790 में कॉर्नवालिस जो हैं उन्होंने जमींदारों से 10 साल के लिए एक समझौता किया और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वर्षों में अगर ये व्यवस्था सही रहती है या उचित लगती है तो इसे स्थायी भी किया जा सकता है। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि कॉर्नवालिस स्वयं एक जमींदार वर्ग से आते थे, इंग्लैंड के एक जमींदार वर्ग से आते थे, तो उनकी सहानुभूति अल्टीमेटली जमींदारों के साथ में थी। 1790 में इस व्यवस्था को अपना लिया गया 10 साल के लिए और ये भी कहा गया कि आगे से परमानेंट किया जा सकता है। इंग्लिश में इसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। लेकिन 1793 में ही इस व्यवस्था को कॉर्नवालिस ने स्थायी कर दिया और इसीलिए स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत का श्रेय बंगाल में
लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। ये भी प्रश्न कुछ परीक्षाओं में पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत बंगाल में किसने की। आंसर विल बी गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के द्वारा। ये जो व्यवस्था थी मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक के कुछ हिस्सों में लागू की गई। पूरे इंडिया में इस व्यवस्था को लागू नहीं किया गया। प्रारंभ में बंगाल में और आगे धीरे धीरे जैसे जैसे अंग्रेजों ने राजनीतिक प्रभाव या अन्य क्षेत्रों को अपने राजनीतिक प्रभाव में लेना प्रारंभ किया तो कुछ क्षेत्रों में फिर स्थायी बंदोबस्त का और विस्तार किया गया। स्थायी बंदोबस्त में कुछ व्यवस्थाएं की गई। इनके अंदर सबसे पहला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया, उन्हें भूमि का स्वामित्व प्रदान किया गया। दूसरा, भू राजस्व की दर जो थी वो निश्चित कर दी गई या स्थायी कर दी गई, इसीलिए इसका नाम स्थायी बंदोबस्त भी रखा गया। यानी अब जो जमींदार हैं वो अंग्रेजों को एक निश्चित रकम ही प्रदान करेंगे। यानी एक बार जिस जमींदार को जमींदारी मिल गई उसके बाद में इसके लिए भी बोली लगाई जाती थी, नीलामी होती थी। सर्वाधिक ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को जमींदारी मिलती थी और उस जमींदारी से वो एक निश्चित रकम हमेशा के लिए वो अंग्रेजों को वार्षिक रूप से चुकाता था, यानी हर साल देना होता था उसको। लेकिन अब किसानों से कितना वसूल करना है ये पूरी तरीके से जमींदारों पर निर्भर हो गया। यानी अंग्रेजों का इसके अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहा। तो किसान जमींदारों के ऊपर निर्भर हो गए या उनकी दया पर निर्भर हो गए। तीसरा नियम जो बनाया गया उसे सनसेट लॉ कहते हैं। सनसेट लॉ या सूर्यास्त का नियम। इसके तहत ये निश्चित किया गया कि समय पर, यानी एक डेट फिक्स कर दी गई कि इस डेट पर आपको जमींदारों को, अंग्रेज सरकार को या कंपनी सरकार को लगान, भू राजस्व चुकाना होगा। अगर उस समय पर उस डेट को या तारीख को या दिनांक को सूर्यास्त से पहले पहले तक वो राशि जमा नहीं करवाई गई तो ऐसा करने पर जमींदार की वो जमींदारी जब्त कर ली जाती थी और उसे फिर से नीलाम किया जाता था। ऐसा करने की वजह से शुरुआती दौर में, क्योंकि राशि जो थी भू राजस्व की प्रारंभ में बहुत अधिक रखी गई, तो जमींदार की भूमि नीलाम कर दी जाती थी, जब्त कर ली जाती थी और सर्वाधिक ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को वापस री इशू एक तरीके से कर दी जाती थी। जमींदार जो है शुरुआती दौर में, क्योंकि लगान या बोली बहुत अधिक लगाई गई, शुरुआत में वो उस राशि को चुका पाने में असमर्थ थे, इसलिए से शुरुआती दौर में परंपरागत जो जमींदार रहे उनमें से बहुतों की जमींदारी छिन गई और नए जमींदारों को वहाँ पर आने का मौका मिला। भूमि कर की जो राशि निश्चित की गई थी उसमें से 89% हिस्सा जो था, 89% वो राज्य को दिया जाना था और शेष जो 11% था वो जमींदार को प्राप्त होता था। ये इनिशियली ऐसा, शुरुआत में ऐसी दर रखी गई, लेकिन बाद में जमींदारों के द्वारा किसानों से कितना वसूल किया गया इस पर अंग्रेजों के या कंपनी सरकार के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। किसानों को पट्टे देने की व्यवस्था भी रखी गई थी इसके अंदर शुरुआती दौर में, सैद्धांतिक तौर पर कहा जा सकता है, जिसका पालन बहुत कम हुआ। इन पट्टों की व्यवस्था क्या थी कि इस पट्टे में ये लिखा जाएगा कि किसान की भूमि कौन सी है, किस प्रकार की भूमि है, कितनी उपजाऊ है, कितनी उससे उपज हो रही है या उत्पादन हो रहा है और कितना उसमें से लगान जमींदारों के द्वारा वसूल किया जा रहा है। इस सब की एंट्री उसमें होनी थी, लेकिन वास्तविक रूप में इस व्यवस्था का ज़्यादा पालन नहीं किया गया। इस व्यवस्था में अनुपस्थित भूस्वामी वर्ग की उत्पत्ति हुई। हुआ ये कि जमींदारी नीलाम कर दी गई। जिन जमींदारों को नीलामी हुई थी वो जमींदार स्वयं शहर में जाकर बस गए और अपने नीचे कुछ गुमाश्ते या एजेंट जिनको कहेंगे वो उन्होंने भू राजस्व वसूल करने के लिए नियुक्त कर दिए। आगे जाकर तो ऐसा भी हुआ कि इन एजेंट ने या गुमाश्तों ने अपने तहत अपने नीचे और दूसरे एजेंट नियुक्त कर दिए। तो एक ऐसा वर्ग जो जमींदार तो था लेकिन जमींदारी के कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहा था और अपनी जमींदारी से दूर शहरों में जाकर के रह रहा था,
लेकिन अपनी आय के लिए उस जमींदारी पर निर्भर था। तो एक अनुपस्थित भूस्वामी वर्ग की या जमींदार वर्ग की उत्पत्ति इस व्यवस्था में हुई। बिचौलिए या एजेंट जिनको कहा गया, वो भी इस व्यवस्था में सृजित हुए या उनका भी उदय हुआ। और इन्हीं एजेंट्स की वजह से, क्योंकि कई स्तर हो गए किसान और जमींदारों और सरकार के बीच में, तो इसी की वजह से किसानों से ज़्यादा लगान वसूल किया जाने लगा। क्योंकि हर जो बीच में एक स्तर पर एजेंट है, जमींदार हैं और फिर उसके बाद सरकार है, तो हर स्तर पर कुछ ना कुछ आय वो लोग किसानों से प्राप्त करेंगे। तो सारा जो बोझ था वो किसानों पर पड़ा। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का क्या प्रभाव हुआ, हम ऑलरेडी मोस्टली डिस्कस कर चुके हैं। जमींदारों के द्वारा ये शुरुआत में ये सोचा गया था इस व्यवस्था में कि जमींदार जो हैं भूमि के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि भूमि किसानों के साथ जमींदारों का निकट का संपर्क रहेगा। तो जमींदार जो हैं वो भूमि के बेहतरी के लिए या उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए भी काम करेंगे, क्योंकि सरकार तो सिर्फ निश्चित राजस्व लेने वाली है। बाकी किसानों के द्वारा अगर ज़्यादा उत्पादन होता है तो जो जमींदार हैं वो उनसे ज़्यादा लगान वसूल कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली लाभ जो है वो जमींदारों को होना है। तो जमींदार जो भूमि है या खेती की भूमि है उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अनुपस्थित जमींदार वर्ग की यहाँ पर उत्पत्ति हो गई। किसानों से भूमि का स्वामित्व छीन लिया गया, क्योंकि जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। किसानों से ज़्यादा भू राजस्व वसूल किया गया और इसे चुकाने के लिए किसानों को साहूकारों से ऋण भी लेना पड़ा। और एक बार ऋण के चक्कर में फंसने पर साहूकारों के इस ऋण के जाल से निकलना किसानों के लिए मुश्किल हो गया। और हुआ ये कि उन्हें अपनी ज़मीन, अपना घर सब नीलाम या रखना पड़ा, गिरवी रखना पड़ा, और वो भूमि हर हो गए, यानी उनकी खेती की जो भूमि थी वो भी उनसे छिन गई। किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई थी। अंग्रेज समर्थक जमींदार वर्ग का निर्माण हुआ, क्योंकि इस व्यवस्था से सबसे ज़्यादा लाभ जमींदारों को हुआ। तो ये अंग्रेजों के काफ़ी समर्थक बन गए, क्योंकि इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये अंग्रेजों पर डिपेंड करते थे। तो जो एक मोटो था स्थायी बंदोबस्त को अपनाने का, वो अंग्रेजों का पूरा हुआ। आने वाले समय में हालांकि अंग्रेजी सरकार या कंपनी सरकार को नुकसान भी हुआ, क्योंकि लगान स्थायी हो गया। तो उस आने वाले समय में अगर उत्पादन में वृद्धि भी हो जाती है तो उसका लाभ अंग्रेजी सरकार को नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार अब टैक्स या भू राजस्व की दर में वृद्धि नहीं कर सकती। ये था स्थायी बंदोबस्त। दूसरी व्यवस्था है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। जब स्थायी बंदोबस्त में सरकार टैक्स की रेट या उसकी दर को बढ़ा नहीं सकती, तो भू राजस्व निश्चित हो गया, सरकार की आय भी निश्चित हो गई। तो सरकार को इससे भविष्य में नुकसान हुआ, क्योंकि आने वाले समय में जब भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ी तो सरकार उसका फ़ायदा नहीं उठा पाई। तो इसीलिए उन्होंने नए जो क्षेत्र जीते उनके अंदर रैयतवाड़ी बंदोबस्त को अपनाया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसानों के साथ में किया गया। इसमें जो बिचौलिया वर्ग था या जमींदार वर्ग था उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया, इसीलिए इसका नाम रैयतवाड़ी है। रैयत यानी किसान के साथ। भूमिधर या किसान को भूमि का स्वामी माना गया और राज्य या सरकार के द्वारा सीधा किसानों से भू राजस्व वसूल किया जाने लगा। इसका एक रीज़न ये भी था कि दक्षिण भारत और दक्षिण पश्चिमी भारत में उत्तर भारत के जैसा एक जमींदार वर्ग जो था उसका अभाव था। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लगान ना बढ़ पाने और जमींदारों के द्वारा लगान का बड़ा हिस्सा अपनी पॉकेट में रखने के कारण रैयतवाड़ी बंदोबस्त किया गया। क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में ये कमियां थी तो नई व्यवस्था अपनाई गई। शुरुआती दौर में जो टैक्स की दर थी या भू राजस्व की दर थी वो 33% रखी गई। आने वाले समय में इसे बढ़ा करके 50% भी कर दिया गया। तो दर जो थी भू राजस्व की वसूली की या लगान की जो दर थी वो चाहे कोई भी व्यवस्था हो सभी में ज़्यादा रखी गई। सबसे पहले ये व्यवस्था जो थी कर्नल रीड के द्वारा 1792 या 1792 में मद्रास के 12 महल जिले में लागू की गई थी।
बाद में इस व्यवस्था को टॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में लागू किया गया और बम्बई और असम प्रांत में भी इसे आने वाले समय में लागू किया गया। कुल मिलाकर अंग्रेजों के पास जो भूमि थी या भारत का क्षेत्र था, उसके 51% भूमि पर इस व्यवस्था को लागू किया गया, जो सर्वाधिक थी तीनों व्यवस्थाओं में। इस व्यवस्था के तहत भू राजस्व नकद में लिया जाता था और इसी की वजह से किसान जो है उन्हें अपनी जो उत्पादन होता था फसल का उसे बेचना होता था और उसे बेच करके जो रकम मिलती थी उसके द्वारा लगान चुकाया जाता था। कई बार अकाल की वजह से, सूखे की वजह से अगर किसान समय पर फसल अच्छी उत्पादित नहीं कर पाया तो लगान देने के लिए उसे साहूकारों से भी रुपया लेना होता था। ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से महाराष्ट्र में पूना में, जो पुणे कहते हैं अभी, वहाँ सूपा नामक स्थान है, वहाँ 1875 में कृषक विद्रोह भी हुआ क्योंकि किसान जो हैं वो साहूकारों के, मारवाड़ी साहूकार वहाँ ज़्यादा थे, तो साहूकारों के ऋण के चंगुल से निकलना चाहते थे क्योंकि उनकी ज़्यादातर ज़मीन, उनकी जो ज़मीन थी, उनके जो घर थे वो साहूकारों के पास में गिरवी रखे जा चुके थे। इस व्यवस्था का जो सबसे बड़ा दोष था कि भू राजस्व की मांग बहुत अधिक की गई। लगभग 50% या आय का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो इसमें चला गया। साथ ही किसानों के अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था यहाँ भी नहीं थी। सरकार का नुकसान इसमें क्या था कि इन्हें सरकार को हर साल भूमि का सर्वेक्षण करना पड़ता था और राजस्व की वसूली भी अपने प्रशासनिक कर्मचारियों के माध्यम से करवानी होती थी, जिसकी वजह से सरकार के प्रशासनिक खर्च में भी वृद्धि हुई। तीसरी व्यवस्था है महालवाड़ी बंदोबस्त। यह व्यवस्था मध्य प्रांत में आगरा और पंजाब के क्षेत्रों में लागू की गई और अंग्रेजों के पास जो भारत का कुल क्षेत्र था उसके 30% पर इस व्यवस्था को लागू किया गया। यह व्यवस्था ऑलमोस्ट स्थायी बंदोबस्त जैसी ही थी, लेकिन इसके अंदर भूमि कर की या राजस्व की इकाई किसान के खेत को ना मान करके पूरे ग्राम या महाल को माना गया, यानी पूरे ग्राम समाज को इस पूरे गांव की भूमि का सम्मिलित रूप से स्वामी माना गया। इस व्यवस्था के अंदर सरकार को जमींदारों या गांव का जो प्रधान होता था उसके द्वारा लगान चुकाया जाता था। महालवाड़ी व्यवस्था के अंदर लगान का जो निर्धारण होता था वो सारे गांव की उपज के आधार पर कलेक्टिव रूप से, सम्मिलित रूप से किया जाता था। इस व्यवस्था को प्रारूप देने का श्रेय हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड को दिया जा सकता है। जमींदारी व्यवस्था से काफ़ी मिलता जुलता था, बस यहाँ पर डिफरेंस इतना था कि वहाँ पर जमींदार बिचौलिए थे और जिनके द्वारा किसानों से लगान वसूल किया जाता था, और यहाँ पर पूरे ग्राम को कलेक्टिव रूप से उत्तरदायी माना गया लगान वसूली के लिए। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि व्यवस्था चाहे स्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो या महालवाड़ी बंदोबस्त हो, इन सभी में सबसे बुरा प्रभाव जो था या प्रतिकूल प्रभाव था वो किसानों पर ही पड़ा। उनकी स्थिति ही सर्वाधिक दयनीय हुई और अंग्रेज़ों को या कंपनी सरकार को बार बार ये व्यवस्था बदलने की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि भारत के प्रारंभ में उनके पास प्रशासनिक अमला नहीं था, प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी नहीं थे, तो उन्होंने जो व्यवस्था चल रही थी वही चलने दी। फिर धीरे धीरे जैसे उनके पास उन्हें यहाँ की समझ बढ़ी, उसके अनुसार उन्होंने और अपने हितों को देखते हुए उन्होंने नई नई व्यवस्थाएं भू राजस्व की अपनाई। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।